हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हो, मस्त होंगे उम्मीद करता हूं। और मैं भी अच्छा हूं ही, ठीक ठाक लग ही रहा हूं खुद को भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है आपका कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में। जो लोग थोड़ा सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ना चाहते, जिन्हें पास होना, उनको भी मैं बताते चलूं कि इस लेसन से वो क्वेश्चन आने फिक्स होते, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखो, हमने बताया ना कि देखिए सबसे पहले आप कार्बन के बारे में जान लीजिए। कार्बन होता क्या है भाई? आप क्या मतलब, जैसे आप मान लीजिए कि हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तो गुरुजी के बारे में भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि हम किसी भी आदमी से पढ़ने बैठ जाते हैं। हम देखते हैं कि हाँ वो पढ़ाते अच्छा है या उनका स्वभाव अच्छा है ना। कुछ चीजें देख करके गुरुजी बनाए जाते हैं, गुरु बनाए जाते हैं, है कि नहीं? जैसे मित्रता में होता है ना कि दोस्त आप ऐसे थोड़ी बना लेते हैं, देखते हैं कि हाँ वो कैसा है, उस वैसे बनाते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर कार्बन के बारे में पहले जानिए, क्योंकि आपको अब कार्बन से मित्रता करनी है, समझना है उसे, तो उसे समझने के लिए जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं दुनिया में, किससे मिलकर बनी? तत्वों से, पहली बात। दूसरी बात की तत्व तीन प्रकार के होते हैं, आपने भी पढ़ा, धातु, अधातु और उपधातु। ये भी समझ में आ गया क्योंकि पिछले वीडियोस में पढ़ रखा आपने। और एक चीज और बताते चलो भाई कि देखिए, सब लोग अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और तीसरी बात यह कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर क्लिक करेंगे, जब प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर क्रम से सभी क्लास की वीडियो लगी, आप वहां पर देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। तो समझ में आया ना, दुनिया किससे मिलकर बनी है? तत्वों से। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। तो इन्हीं में से हम एक तत्व के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन। ठीक है, वैसे तो तमाम तत्व हैं, 118 तत्व हैं टोटल। परमाणु क्रमांक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, मतलब बेसिकली 117 ही हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 118। ठीक है, तो इन्हीं में से हमें केवल एक के बारे में पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो हम कार्बन पढ़ेंगे और कार्बन से क्या क्या चीजें बनती हैं, कौन कौन से यौगिक बनते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कार्बन में समझ में आ गया ना कि कार्बन भैया एक तत्व है बस। ठीक है, अब अगर और इसका परिचय की बात करें और कुछ जानना चाहते हैं तो और कुछ ये देखो, कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना। किससे बना है? कार्बो से। भाई एक चीज और मैं आपको बताते चलूं कि ये सब चीजें पेपर में नहीं आनी है, मतलब 90% नहीं आनी, मैं आपको बताते चलता हूं। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है ना, जानकारी बढ़ानी है आपको, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो फिर तो ये जरूरी है। बाकी जहां पर इंपॉर्टेंट आएगा मैं खुद ही बताते चलूंगा उसे। ठीक है भाई, जो हमें लगेगा मैं बताते चलूंगा। तो कार्बन लैटिन शब्द किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द से बना है, कार्बो से बना है। लैटिन शब्द होता है, जैसे हिंदी शब्द होती है ना, भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, तो वैसे एक तरीके से आप समझ सकते हैं लैटिन भाषा होती है। तो लैटिन भाषा के बनी है कार्बो से। कार्बन किससे बना है? लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है कोयला। कार्बो का मतलब कोयला। समझ में आ गया ना? तो सीधा सीधा अगर शाब्दिक अर्थ में हम कार्बन को समझना चाहें तो कार्बन शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के कार्बो से, और कार्बो का मतलब कोयला होता है। मतलब कि कोयला, समझ में आया ना? मतलब किसी भी चीज को जला दो ना, अगर उससे कोयला बन रहा है तो समझ लो इसमें कार्बन है। जैसे आप अगर मनुष्य का शरीर जब जलाया जाता है तो कोयला बनता है कि नहीं बनता? तो सीधी सी बात कार्बन है। तो ये पहचान करने का एक तरीका है, किताबों में नहीं दिया, मैं खुद से बता रहा हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि कार्बन है या नहीं है। तो ये तरीका होता है। तो वैसे मैं यहाँ पर शाब्दिक अर्थ बता रहा था, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब देखते हैं उपस्थिति कहां कहां पर पाई जाती है। देखिए, जैसे जो पृथ्वी है ना, ये भूमि, आप सभी ने सुना होगा कि इसमें ये भी कई चीजों से, तत्वों से ही मिलकर बनी बेसिकली। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं तत्व, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख रूप से, उसमें से कार्बन भी एक प्रमुख है। ठीक है, तो भूपर्पटी में जो खनिज होते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब, तो भूपर्पटी में कार्बन
0.02% पाया जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी में इतनी प्रतिशत में पाया जाता है। दूसरी बात, वायुमंडल में कार्बन 0.03% पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसी तरीके से कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बन की वायुमंडल में उपस्थिति, सॉरी मैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूँ, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी होती है? 0.03%। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं बता के चल रहा हूँ। तो ये समझ में आ गया ना। पहली चीज हमने बताई कि कार्बन बना है लैटिन शब्द के कार्बो से, कार्बो का मतलब कोयला होता है। और दूसरी बात हमने बताई कि कार्बन बना है, सॉरी कार्बन में जो कार्बन होता है वो भूपर्पटी में 0.02% पाया जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशत मात्रा है 0.03% होती है। समझ में आ गई ना दो चीजें? तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने इसे बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में पढ़ते हैं हम सहसंयोजी बंध के बारे में। ठीक है, तो परिचय तो आपको समझ में आ गया ना कि कार्बन का मतलब क्या होता है। कार्बन एक तत्व है, शाब्दिक अर्थ बता दिया, पाया कहां जाता है बता दिया, और भी कई चीजें अब हम धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग सहसंयोजी बंध को छूकर निकल आते हैं, समझ के निकल आते हैं। ठीक है, इसका दरवाजा खटखटाते हैं और इसे समझते हैं कि आखिर ये सहसंयोजी बंध होता क्या है। ठीक है, देखो पिछले वीडियोस में, पिछले लेसन में आपने वैद्युत संयोजी बंध के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने बंध के बारे में पढ़ाया था, बंध के बारे में बताया था कि दो तरीके के बंध होते हैं, एक वैद्युत संयोजी बंध और एक सहसंयोजी बंध। ठीक है, उसमें हमने ये भी कहा था कि देखो वैद्युत संयोजी बंध आपके सिलेबस में है, सहसंयोजी बंध सिलेबस में नहीं है। लेकिन इस लेसन में सिलेबस में मतलब हमें दोनों बंध पढ़ने हैं, वैद्युत संयोजी बंध भी और सहसंयोजी बंध। समझ में आया ना? तो अब हम सहसंयोजी बंध को समझते हैं, क्योंकि एक बंध तो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं, तो उसके पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझते, देखिए वे बंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं। साझे शब्द आपको देखो याद करने के लिए ना, देखो मैं इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ, साझे हमने गलत लिखा है और ये याद है मुझे, साझे ऐसे लिखा है। ठीक है, हो जाती गलती होती है, तो याद करने का भी मैं ट्रिक बताते चलता हूँ, क्योंकि याद कैसे करना मैं अभी तुरंत, आप अगर इसको आपको याद करना है ना, आप एक शब्द पकड़िए, वो है साझा। अगर कोई भी बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगा तो उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं, और अगर पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, पूरी तरह से एक तत्व दूसरे तत्व को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वैद्युत संयोजी बंध। है कि नहीं? अंतर पूछ सकता है आपसे कि भैया बताइए वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं और सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, मतलब वैद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध में अंतर बताइए। तो आपको ध्यान देना है कि अगर जैसे मान लीजिए कि मैं एक तत्व हूं, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व को दे दिया, निकाल के दे दिया, भैया ले लो, ले जाओ, तो ये क्या हो गया? ये किस हमारा उसके बीच में जो बंध बनेगा, रिश्ता बनेगा, वो कैसा होगा? वैद्युत संयोजी बंध। और अगर हमने कहा कि भैया देखो, मान जैसे उदाहरण के लिए सहसंयोजी बंध को अगर समझने का प्रयास करें, तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे हमें मान लीजिए कुछ बनाना है। ठीक है, जैसे खेत की मेड़ है ना, बढ़िया सा रहेगा, खेत की मेड़ होती है। ठीक है, तो खेत की मेड़ में आधा एक आदमी का होता है, आधा दूसरे आदमी का। ठीक है, अगर मान लो वो दोनों क्या करें कि आधा अपना काट लें, तो ये भी आधा अपना काट लेगा, तो मेड़ी खत्म हो जाएगी, आने जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा, नुकसान दोनों को होगा, है ना? साझे का मतलब समझ रहे हैं ना अब आप? साझा तो गांव में भी होता है ना कि साझा करके कोई चीज हम उनको दे दें, कोई चीज हम उनसे ले लें, वो चीज होता है। ठीक है, तो साझे का मतलब समझ में आया ना, जब इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे आपका है H2। H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। आपने नाम सुना होगा ना, गुब्बारे उड़ाए होंगे कई बार, देखो मेला में गुब्बारे बिकते हैं, उसमें गैस भरे रहते हैं। ठीक है, तो वो
ज्यादातर हाइड्रोजन गैस या फिर लिथियम या हीलियम गैस से भरी जाती है, क्योंकि ये हल्की गैसें होती हैं, हाइड्रोजन का बेसिकली उपयोग करते हैं उसमें, तो इसलिए ये उड़ जाती है ऊपर, है ना। गुब्बारे देखो आसमानी वाले बढ़िया जो मेला में बिकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हाइड्रोजन में देखते हैं कौन सा बंध पाया जाता है। तो बंध के लिए आपको सबसे पहले जरूरी है क्या जानना, परमाणु क्रमांक जानना। देखिए मैं यहां पर परमाणु क्रमांक लिख देता हूं। इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। हमने क्लोरीन को 2 बार लिख दिया, यहां से मिटा देते हैं इसको, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन लिख देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है आई थिंक वो 7 होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे देखो ये हाइड्रोजन है, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, अगर हम मान लीजिए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं समझने के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। अष्टक नियम आपको पता होगा ना, कि अष्टक नियम पिछले वीडियोस में भी हमने पढ़ा था। तो किम उसमें क्या होता है कि किसी भी तत्व के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, तब वो पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और लास्ट वाले में मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो समझ लो वो स्थायित्व है। मतलब ऐसे समझ सकते हो, सीधा सीधा ऐसे समझो यार, कि बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो लास्ट हो, ठीक है, जो लास्ट हो, सबसे लास्ट हो, उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस इसी को अष्टक नियम कहते हैं। तो 2 तो छोटे जो परमाणु क्रमांक है, जैसे हाइड्रोजन का है, अब इसमें भाई मान लीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु है आपका, ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूं इसको। इसका मतलब एक का मतलब इसमें एक प्रोटॉन है, मैं यहां पर बना देता हूं P+N, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो भाई इसका बाहरी कोष भी यही हुआ, प्रारंभिक कोष भी यही हुआ, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बाहरी कोष में, जो अंतिम होगा। अंतिम की बात करें, देखो ये 2 वाला ना सब पे लागू नहीं होता है, ये केवल हीलियम के लिए है और हाइड्रोजन के लिए होता है, बाकी सब तक तो अपना अष्टक विन्यास पूरा करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है, कितने, 1। इसका मतलब अब ये क्या करेगा कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये देखो 2 काम कर सकता है। पहला काम ये कर सकता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये भी दूसरे को दे दे, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि ये अब दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तभी तो यहां पर 2 होंगे। तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहेगा। ये क्या चाहेगा कि भाई कोई तत्व मिल जाए, हमें इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करेगा, ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ग्रहण तो नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या होगा कि एक और ये क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं, ठीक है। ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं। मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए ये आपका दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम P+N लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आपका हम N लिखे दे रहे हैं, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, E, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसे है और 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसे है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। तो ये दोनों क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। मतलब क्या करते हैं कि इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें का 1 इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनेगा, मैं अब उसे इतना समझ में आ गया ना, 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा देखो, अब जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन का 1, अब इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा देता हूं, ठीक है। और ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो इसको मैं डॉट से दिखा देता हूं। तो इसके देखो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। समझ में आया ना। तो ये चीज क्लियर हो गया ना यहाँ पर।
अब उसके बाद हम इसे भी समझ लेते हैं क्लोरीन में किस तरीके से। तो H2 गैस में समझ में आएगा ना कि कैसे इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लोरीन के बारे में समझना है। पहले तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं ना, आखिरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। मतलब बस इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो इसका काम चल जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूं भाई, देखो सबका हम इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, यहां पर केवल आखिरी कोष का इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। मतलब Cl2 का मतलब Cl मतलब क्लोरीन कितनी बार है, 2 आपस में क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं बना देता हूं यहां पर। देखिए ये एक क्लोरीन हो गया, दूसरा क्लोरीन ये। अब इनका अष्टक विन्यास पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने हमें होने चाहिए यहां पर। तो कैसे होंगे, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। 7वां इलेक्ट्रॉन यहां हमने दिखा दिया। भाई 7 ही तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया, आखिरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने इसके चारों तरफ दिखा दिया। आप ऐसा कहीं से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यहीं से लिखो वहां से लिखो। इसको आप ABCD भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा ठीक रहता है। ABCD क्या लिखो, बहुत बड़ा बड़ा भर जाएगा, सब कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके कोष में, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके भी कोष में होंगे। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया आपका 7। सॉरी, मुझे यहां पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो अब आप देखेंगे कि देखो इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसी तरीके से यहां पर भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पूरे हो गए। तो इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, इस प्रकार का अगर बंध बने, अब समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये अपना बीच में कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना बीच में कर दे रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जा रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्लोरीन के बीच में जो बंध बनता है, इसको क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। समझ में आ गया ना, सहसंयोजी बंध। अब ऑक्सीजन का भी हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक कितना है, 8। मैं इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं। 2 आएगा पहली कोष में और आखिरी कोष में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसका भी अष्टक विन्यास पूरा हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। फिर से हम यहाँ पर ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखा दिए। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अभी बन नहीं रहा, देखो यहां पर मैं इसे थोड़ा सा, यही केवल देखना रहता है कि बनाया कैसे जाए। ठीक है, तो मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आपको पूरे करने होते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब मुझे बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन ये है, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन की गिनती कर लेते हैं हम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक देखिए ये पूरा हो गया। ठीक है, 8 पूरे हो गए। एक इसका ये पूरा हो जाएगा। मतलब ऐसा बॉन्ड बनता है ना, तो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन की देख सकते हैं साझेदारी होती है, तब इसे क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं। इसी को एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध ऐसे होता है ना, तो वो चीज होता है।
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से देखो, इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अगर सिंपली मैं बोलूं या फिर आप बोले तो कोई भी बंध में, किसी भी बंध में अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और बंध बनते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। जैसे उदाहरण के लिए जितने सारे हमने बता दिए। नाइट्रोजन का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर फिर भी निकालने में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा है कार्बन के बारे में, परिचय देखा कार्बन का। उसके बाद हमने सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के बारे में देखा। ठीक है, देखा है मतलब। तो और होमवर्क के लिए आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं, बताइएगा करके, कोई दिक्कत हो तो भी बता सकते हैं, इसको हम करके बताएंगे फिर। बाकी अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।